क्लोजर्स क्या होता है? क्लोजर्स का मीनिंग सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ तो क्लोजर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी कंटेनर को हम क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं? क्लोजर्स आर द डिवाइसेस बाय मीन्स ऑफ विच कंटेनर्स कैन बी ओपन्ड एंड क्लोज्ड। क्लोजर्स एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम कंटेनर को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं, वो होते हैं क्लोजर्स। अब प्रॉपर क्लोजिंग कंटेनर की करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रॉपरली कंटेनर को क्लोज नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है कि कंटेनर अगर गिर जाएगा तो उसमें से जो लिक्विड है वो स्पिल आउट हो जाएगा, वो बाहर निकल आएगा। तो फिर पेशेंट को जो हमें डोसेज फॉर्म देना है क्या उस तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो इसीलिए प्रॉपर क्लोजिंग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। उसके कुछ कॉजेज़ दिए हुए हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये क्लोजर्स का होना। फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि क्लोजर जो होते हैं वो मटेरियल का लॉस प्रिवेंट करते हैं बाय स्पिलिंग और बाय वोलेटिलाइजेशन। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर कंटेनर गिर जाए या फिर उसे धक्का लग जाए और वो नीचे पड़ जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कंटेनर में हमने मटेरियल स्टोर करके रखा हुआ है वो बाहर आ जाए और उसका लॉस हो जाए। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि जो मटेरियल हमने कंटेनर में स्टोर किया हुआ है वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब जिसका इवेपोरेशन हो जाता है। तो अगर कंटेनर के क्लोजर को हम अच्छे से क्लोज ही नहीं करेंगे, ओपन ही रखेंगे, तो वो जो वोलेटाइल मटेरियल होता है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो फिर कंटेनर में तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये सब प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड रीज़न भी ये है कि इट अवॉइड्स कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम डर्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स। अब जो इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें डर्ट प्रेजेंट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं हवा में। कुछ आँखों से दिखाई देते हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देते। तो अगर इन सारी चीज़ों से हमारे प्रोडक्ट को हमें बचा के रखना है तो हमें उसे अच्छे से क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर हम उसे ओपन ही छोड़ देंगे तो जो डर्ट होती है, धूल होती है, वो हमारे प्रोडक्ट में मिल जाएगी या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंटर कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो यही कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए हमें प्रॉपर क्लोजिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड रीज़न है it prevents deterioration of the product from the effect of the environment such as moisture, oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी के साथ साथ क्या क्या देखा अब तक हमने? कंटामिनेशन से प्रिवेंट करना और स्पिलिंग या फिर वोलेटिलाइजेशन से प्रिवेंट करना, ये तो थे मेन दो फंक्शन। अब इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट में क्या होता है? मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो अगर मॉइस्चर हवा में प्रेजेंट है और हमने कंटेनर में क्या स्टोर किया है? टैबलेट स्टोर की है या फिर कैप्सूल स्टोर की है या फिर मान लीजिए कि हमने पाउडर स्टोर की है, तीनों में से कोई भी एक डोसेज फॉर्म आप कंसिडर कर लीजिए कि हमने कंटेनर में वो स्टोर किया है, लेकिन हमने उसे अच्छे से क्लोज ही नहीं किया है, क्लोजर उसमें लगाया ही नहीं है अच्छे से प्रॉपरली। तो क्या होगा? जो इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो टैबलेट, कैप्सूल या फिर जो पाउडर होती है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो मॉइस्चर अगर आ जाएगा टैबलेट कैप्सूल में तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी, है ना। जो कैप्सूल का जो आउटर शेल है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमें अच्छे से उसे एडमिनिस्टर करते नहीं आएगा। टैबलेट भी सॉफ्ट हो जाएगी या फिर जो पाउडर होती है ड्राइड पाउडर वो भी गीली हो जाएगी, मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है। हमें जो डोसेज फॉर्म होता है वो प्रॉपरली जो मैन्युफैक्चरर किए जाने के बाद जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में रहना चाहिए जब तक उसकी शेल्फ लाइफ है तब तक। तो ये सारे जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स है वो हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट ना करे, इसलिए हम क्लोजर्स को कंटेनर में लगाते हैं, है ना। अब जिस तरह से हमने मॉइस्चर का इफ़ेक्ट देखा कि क्या कर सकते हैं, वो मॉइस्चराइज कर सकते हैं हमारे डोसेज फॉर्म को, उसी तरह से ये जो ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन फॉर्म कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ में। तो ये सारे जो स्टेबिलिटी इश्यूज़ है वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोजर्स इस्तेमाल करते हैं।
बहुत से टाइप के क्लोजर्स होते हैं, जिसमें से हम 4 टाइप के क्लोजर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ प्लग टाइप क्लोजर, सेकंड इज़ क्राउन कैप क्लोजर, थर्ड इज़ पुश फिट कैप एंड फोर्थ इज़ स्क्रू क्लोजर। कौन कौन से 4 टाइप्स है क्लोजर के? प्लग टाइप, प्लग मतलब जो पिन का बोर्ड होता है ना, तो उसमें हम पिन इंसर्ट करते हैं प्लग की तरह, तो वो होता है प्लग टाइप। सेकंड होता है क्राउन टाइप, जो आपने थम्स अप या फिर कोका कोला का जो ड्रिंक देखा होगा, जो ग्लास बॉटल होती है ना, तो उसमें ऐसे वी का शेप इनग्रेव किया होता है और उस तरह से वो बनाया जाता है। वो टाइप का जो क्लोजर होता है ना, वो होता है क्राउन टाइप कैप। थर्ड इज पुश फिट कैप एंड फोर्थ इज स्क्रू क्लोजर। स्क्रू क्लोजर क्या होता है? जो स्क्रू में आप लाइनिंग्स देखते हैं ना, तो वो टाइप का जो क्लोजर होता है उसे स्क्रू क्लोजर कहते हैं। आपने जो पानी की बोतल आती है ना, बिस्लेरी की या फिर कुछ अदर ब्रांड की, तो उसमें जो टाइप के क्लोजर होते हैं वो होते हैं स्क्रू क्लोजर। कौन कौन से 4 टाइप? प्लग टाइप, क्राउन कैप, पुश फिट कैप एंड फोर्थ स्क्रू क्लोजर। तो इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। प्लग टाइप, this closure, the closure of this type is a push fit into the neck of the container. इस टाइप के जो क्लोजर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? पुश फिट टाइप के कंटेनर के क्लोजर होते हैं। अब पुश फिट मतलब क्या? जो कंटेनर की नेक होती है ना, कंटेनर का जो गर्दन होता है ना, जहाँ पे वो लाइनिंग्स बनाए जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके आंखों के सामने ना एक अंबर कलर की ग्लास बॉटल है और उसका जो अपर साइड होता है कंटेनर का, उसमें क्या बनाए हुए हैं? लाइनिंग्स बनाए हुए हैं। तो वो जो पोर्शन होता है ना, जिसमें हम कैप लगाते हैं, तो वो क्या हुआ? नेक वाला पोर्शन। अभी मैं आपको प्लग टाइप का बता रही हूँ, तो वो स्क्रू क्लोजर का टाइप मैंने आपको बताया। तो अंबर कलर के कंटेनर में मैंने सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि जो नेक का पोर्शन है ना, वो मैं आपको बता सकूँ। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट मी चूज़ द कलर, लेट्स से पिंक कलर। ओके, सो मान लीजिए कि ये है आपका कंटेनर। सॉरी, सो दिस इज़ योर कंटेनर और ये है उसकी बॉडी। ओके, तो ये मान लीजिए आपका कंटेनर है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या है? ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है? नेक वाला पोर्शन, बराबर। तो इस नेक वाले पोर्शन में हमें क्या करना पड़ता है? जो प्लग टाइप का कैप होता है वो फिट करना पड़ता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है और फिट करना पड़ता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पुश फिट टाइप ऑफ क्लोजर। ठीक है, तो अगर आपने वो क्या बोलते हैं उसे, रिएजेंट बॉटल, रिएजेंट बॉटल देखी होंगी, तो रिएजेंट बॉटल में क्या होता है? मान लीजिए ऐसे ही उसकी नेक होती है और यहाँ पे ऐसे छोटा सा नेक लाइन होता है और फिर यू बनाया जाता है। वो ऐसे इस टाइप का शेप होता है। अब नीचे में ड्रॉ नहीं कर सकती, बट आप समझ लीजिए कि इस टाइप का होता है ये। तो ये है रिएजेंट बॉटल। अब इसका जो लीड आता है ना, वो लीड ऐसे आता है अलग से। ओके, तो ये यहाँ पे ग्लास का बनाया जाता है, ये ग्लास की रिएजेंट बॉटल है और उसमें से ये जो नेक का साइज़ होता है ना, ये ऐसा होता है। अब ये जो क्लोजर है ना, ये इसमें प्लेस किया जाता है इस वाले रिएजेंट बॉटल में। अब ये वाला जो पोर्शन होता है, लेट मी चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, लेट्स टेक दिस ग्रीन कलर। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये आपको कहाँ पे फिट करना होता है? इस वाले पोर्शन, मतलब ये जो नेक का साइड होता है और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये एक दूसरे में हम फिट करके बिठाते हैं। तो ये पुश फिट टाइप वाला जो क्लोजर होता है, इसे प्लग टाइप क्लोजर कहते हैं। ये जो होता है ना, ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये क्या इसे कहते हैं? हम इसे प्लग टाइप हम क्लोजर कहते हैं। नाउअडेज द प्लास्टिक स्टॉपर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉर्क और ग्लास स्टॉपर। जो अभी अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया ना, प्लग टाइप जो क्लोजर होता है, उसे हम रिएजेंट बॉटल के केस में क्या कहते हैं? ग्लास स्टॉपर। आपको पता होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी है, उसे क्या कहते हैं हम? ग्लास
स्टॉपर। अब ग्लास स्टॉपर की जगह हम क्या करने लगते हैं, अभी हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक के स्टॉपर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। कॉक या फिर ग्लास स्टॉपर की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी प्लास्टिक के स्टॉपर्स यूज़ कर रहे हैं। Plastic stopper being unbreakable and flexible, and it is used to ensure a good fit into the container. अब आप बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी, हम ग्लास कंटेनर में वो ग्लास टॉपर तो यूज़ कर ही रहे थे ना, तो प्लास्टिक क्यों यूज़ करना। तो प्लास्टिक यूज़ करने के पीछे एक ज़रूरी बात है, वो ये है कि प्लास्टिक जो होता है वो ब्रेक नहीं होता और वो फ्लेक्सिबल भी होता है। अब अगर आप ग्लास टॉपर की बात करें, अगर आप उसे नीचे से छोड़ देंगे तो वो टूट जाएगा बेचारा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक का स्टॉपर यूज़ कर रहे हैं तो वो अनब्रेकेबल है, वो टूटेगा नहीं। साथ ही साथ वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा लचीला भी है। ग्लास टॉपर लचीले होते हैं? नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। बट प्लास्टिक के स्टॉपर क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। और इसीलिए कंटेनर को अच्छे से क्लोज करने के लिए, एक गुड फिट क्वालिटी के लिए हम प्लास्टिक स्टॉपर यूज़ करते हैं, समझे। उसके बाद है क्राउन कैप। द कैप इज़ कॉमनली यूज्ड एज क्रिम्ड क्लोजर फॉर बिवरेज बॉटल्स। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि क्राउन कैप का क्या होती है। जो कोको कोला थम्स अप की जो ग्लास बोतल की जो कैप होती है ना, वो होती है क्राउन कैप। तो बीवरेजेस बॉटल मतलब वही, तो उन बॉटल की क्रैप जो कैप्स होती है वो होती है क्राउन कैप्स। तो कभी कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम ये यूज़ करते हैं। थर्ड इज पुश फिट कैप। दीज आर सिंपल स्लाइड फिट ओवर द नेक ऑफ द कंटेनर। ये जो कैप होती है वो कैसी होती है, सिंपल स्लाइड फिट की जाती है कंटेनर के नेक पे। एंड दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड आर शेप्ड इन सच अ वे दैट दीज मस्ट बी स्ट्रेच्ड ओवर द नेक टू फिट ऑन द कंटेनर। ये जो पुश फिट कैप होती है वो किससे बनाई जाती है, प्लास्टिक से बनाई जाती है। और उन्हें कुछ ऐसे शेप में बनाया जाता है जिसे हम पुश करके और स्ट्रेच करके जो कंटेनर की नेक होती है उस पर फिट कर सकते हैं। मतलब ये स्ट्रेचेबल होती है और वो कंटेनर का जो नेक होता है उस पर एकदम फिट बैठती है। तो ये होती है पुश फिट कैप्स। एंड फोर्थ इज स्क्रू क्लोजर्स। स्क्रू क्लोजर जो होते हैं ये कॉमनली यूज़ किए जाने वाले क्लोजर्स होते हैं। और हम जो अंबर कलर की बॉटल यूज़ करते हैं ऑलवेज फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट में लैबोरेटरी प्रैक्टिकल्स करने के लिए, तो उसमें जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं वो भी स्क्रू कैप वाला ही कंटेनर होता है। स्क्रू की जो लाइनिंग्स होती है उसी तरह की लाइनिंग वो कंटेनर में मतलब जो क्लोजर हम वहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे वो लाइनिंग्स दी जाती है। तो वो होते हैं स्क्रू क्लोजर्स। अब उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो उसमें होता है कैप, वैड एंड लाइनर। स्क्रू क्लोजर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज कैप, सेकंड इज वैड एंड थर्ड इज लाइनर। अब आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही होगी, फिगर ए। फिगर ए में सेपरेट कैप, वैड एंड लाइनर दिया हुआ है, जैसे कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। ये है कैप, 1 मिनट, दिस इज कैप। ये जो है ये क्या है, कैप। ये है वैड, दिस इज वैड। एंड दिस इज वैड एंड दिस इज लाइनर। ये क्या है, लाइनर। फर्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये है कैप, अलग है कंटेनर से, अब तक फिट किया है कंटेनर में नहीं। उसके बाद क्या होता है, वैड, और उसके बाद क्या होता है, लाइनर। अब ये जो दूसरी फिगर आपको दिखाई दे रही है, फिगर बी, ये कौन सी वाली फिगर है, स्क्रू क्लोजर की ही फिगर है, लेकिन ये इन पोजीशन फिगर है। मतलब हमने इसे कंटेनर में फिट कर दिया है। अब कंटेनर में फिट करने के बाद ये बिल्कुल फिट बैठ गया है उस कंटेनर के नेक में, ठीक है। कैप, उसके बाद में जो वैड होता है वो कैप के अंदर ही होता है और जो लाइनर होता है वो वैड के बाद आता है, ठीक है।
तो ये कैप, वैड, लाइनर क्या होते हैं, इसे हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो कैप जो होती है ये टीन प्लेट से या फिर एल्यूमिनियम मेटल से बनाई जाती है। ये जो कैप्स होती है ये कभी कभी प्री फॉर्म्ड होती है, मतलब पहले ही बना के रखी दी जाती है, और जो कंटेनर होता है उस पे सिंपली स्क्रू करके प्लेस किया जाता है। और उसके बाद एक अल्टरनेटिव भी है। जो अल्टरनेटिव होता है वो क्या है, एक ब्लैंक कैप दी जाती है और वो कंटेनर के नेक के ऊपर गिरा दी जाती है। उसके बाद में थ्रेड्स फॉर्म हो जाते हैं उसमें एक मशीन की हेल्प से, और जो कैप होती है वो कंटेनर पे फिट की जाती है। पहला तरीका कौन सा था, प्री फॉर्म कैप वाला। उसमें क्या किया जाता था कि जो रेडीमेड कैप्स होती थी वो अवेलेबल होती थी और कंटेनर में फिट किया जाता था। एक अल्टरनेटिव तरीका हमने देखा कि ब्लैंक कैप जो होती थी वो कंटेनर पे ड्रॉप की जाती थी, कंटेनर के नेक पे, फिर उस पर थ्रेड्स फॉर्म होते थे और वो फिर एक स्क्रू कैप के लिए तैयार हो जाता था। तो ये दो टेक्निक्स थी। अभी जो कैप्स होती है ये प्लास्टिक मटेरियल से बनाई जा सकती है। जिस तरह से हम टीन प्लेट एंड एल्यूमिनियम मेटल से बनाते थे कैप्स, उसी तरह से हम प्लास्टिक मटेरियल से भी बना सकते हैं। प्लास्टिक जो कैप होती है प्लास्टिक मटेरियल से बनाई हुई, वो मेटल की बनाई हुई कैप से ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि अब जैसे हम पता है हमें कि जो मेटल होते हैं वो करोजन के लिए ससेप्टेबल होते हैं, उनमें करोजन होता है, लेकिन प्लास्टिक में कोई भी करोजन नहीं होता। और साथ ही साथ जो मेटल्स होते हैं वो प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करके। बट इन केस ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए एज कंपेयर टू टीन प्लेट एंड एल्यूमिनियम मेटल, plastics are always better. Next is VAD. VAD क्या होता है, VAD it is a seal which prevents the contamination of the product. VAD क्या होता है, अगर आपने कप सिरप का कुछ कंटेनर देखा होगा तो उसमें क्या होता है, कैप तो होता है मेटल का, लेकिन मेटल का कैप और उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसा कागज़ का या जो थिक पेपर होता है ना, उसका मटेरियल होता है, और उसके बाद उसके उस मटेरियल के ऊपर एक सिंपल ऐसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थीन लाइनिंग होती है, वो होती है लाइनर की मटेरियल। और उसके पहले क्या होता है, थिक पेपर होता है जो मेटल और प्रोडक्ट उन दोनों के बीच में रहता है। तो वो थिन कवर क्या करता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसे मेटल के कांटेक्ट में डायरेक्टली आने नहीं देता और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बरकरार रखने में मदद करता है। सो वैड इट इज़ अ सील विच प्रिवेंट्स द कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। वैड शुड बी इनर्ट। कैसा होना चाहिए, वैड इनर्ट होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के साथ उसने कुछ भी कंटामिनेशन नहीं करना चाहिए, और ऐसे मटेरियल से बनाया जाना चाहिए जो प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं करता। ठीक है, वैड्स आर मेड ऑफ रबर और सिलिकॉन रबर। हाउएवर कॉक और कार्डबोर्ड वैड्स आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड। किस किस चीज़ से बनाए जाते हैं वैड, रबर से बनाए जा सकते हैं, सिलिकॉन रबर से बनाए जा सकते हैं, या फिर जो कार्डबोर्ड होते हैं उससे भी हम बना सकते हैं। अब तक आपने जो देखा होगा वो कार्डबोर्ड के ही वायर्स देखे होंगे, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है और कॉस्ट जो होती है वो भी कमी ही होती है उसकी, इसीलिए वो कार्डबोर्ड के वायर्स ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी अब तक कार्डबोर्ड के ही वायर्स देखे हैं। रबर और सिलिकॉन रबर के जो वायर्स होते हैं वो बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। तो आप सबने भी देखा होगा वैड। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें कि हाँ, आपको पता है कि वैड के बारे में, आपने फिज़िकली भी कंटेनर में देखा होगा। और अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जो कप सिरप की बोतल्स होती है तो प्लीज़ उसे ओपन करके देखिए कि वैड सच में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ओके, एंड थर्ड इज़ लाइनर। लाइनर जो होता है ये मेटल फॉइल से बनाया जाता है, रबर से बनाया जाता है, या फिर प्लास्टिक फिल्म से बनाया जाता है। और हम सुटेबल रेजिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, वैक्स या फिर प्लास्टिक मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइनर बनाने के लिए। तो सबसे पहले कैप होता है, कैप के अंदर में वैड मटेरियल फिक्स किया जाता है और उसके बाद में लाइनर मटेरियल प्लेस किया जाता है। सो बेसिकली
कैप होती है और लाइनर होता है, उसके बीच में वैट को रखा जाता है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंटामिनेट ना हो। हम्म? वो प्रोडक्ट के साथ कुछ भी कंटामिनेशन ना फॉर्म करे। मेटल जो कैप होती है वो प्रोडक्ट के साथ कुछ भी कंटामिनेशन फॉर्म ना करे और हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल रखे, इसीलिए ये कैप, वैट एंड लाइनर एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किए जाते हैं। नाउ लेट्स सी द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर क्लोजर। कौन कौन से मटेरियल से हम क्लोजर बना सकते हैं। अब उसमें कॉक, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एंड मेटल, ये जो 5 टाइप्स होती हैं, इससे हम क्लोजर बनाते हैं। उसमें से फर्स्ट है कॉक। अब कॉक जो होता है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, किससे मिलाया जाता है, तो बार्क जो होती है ओक ट्री की, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। कॉक जो होता है वो केमिकली इनर्ट होता है और उसमें कोई खुद का ओडर नहीं होता, ना खुद की फ्लेवर होती है जो वो प्रोडक्ट के साथ एडमिक्स हो जाए। ना फ्लेवर है ना ओडर है, साथ ही साथ इनर्ट भी है, इसीलिए हम ओक ट्री के बाग को एज अ कॉक यूज़ करते हैं। हाउएवर, कॉक क्लोजर्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेनी लिक्विड प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ मोल्ड ग्रोथ। अब कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता, ओडर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, इतना तो ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड प्रिपरेशन में अगर हम कॉक यूज़ करें तो लिक्विड तो कॉक के कांटेक्ट में आएगा, तो फिर क्या हो सकता है, वहाँ पे मोल्ड ग्रोथ हो सकता है। इसकी वजह से हर टाइम कॉक क्लोजर यूज़ करना इज़ नॉट गुड, डेंजरस हो सकता है पेशेंट की लाइफ के लिए भी, क्योंकि अगर हमारे प्रिपरेशन में मोल्ड ग्रोथ हो रहा है और पेशेंट वही प्रोडक्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सो इट विल बी हार्मफुल फॉर हिज लाइफ। तो इसीलिए कॉक का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। आजकल के दिनों में कॉक क्लोजर का जो यूज़ है वो कम हो गया है। पहले यूज़ किया जाता था लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते। और ये जो कॉक क्लोजर्स है ये प्लास्टिक एंड रबर क्लोजर से अभी रिप्लेस कर दिए गए हैं। अभी प्लास्टिक और रबर क्लोजर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सेकंड इज़ ग्लास। ग्लास क्लोजर्स ये आइडियल क्लोजर्स हैं, बट क्या होता है ना कि ये स्लीप हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करना होता है या फिर हैंडलिंग करना होता है, तब ये स्लीप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए वो आइडियल तो है, बट इस डिसएडवांटेजेस की वजह से क्योंकि वो स्लीप हो जाते हैं तो वो कम यूज़ करते हैं हम। और एज सच दिस क्लोजर्स आर मेनली यूज्ड फॉर रिएजेंट बॉटल इन लैबोरेटरीज। आपने केमिस्ट्री के लैब में तो देखा ही होगा कि रिएजेंट बॉटल में हम ग्लास के क्लोजर्स जो होते हैं, ग्लास टॉपर, वो यूज़ करते हैं। और आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वो किस तरह से स्लीप हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्लोजर्स को हमेशा यूज़ करना वो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमें बहुत दूर दूर तक ये ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है कंटेनर्स का। तो इसीलिए ग्लास क्लोजर्स हम यूज़ नहीं करते हैं। Plastic. Plastic closures are nowadays commonly used and they have mostly replaced old type of closures. अब हमने ग्लास और कॉक की जो डिसएडवांटेजेस है वो तो देखी कि कॉक में क्या होता है कि मोल्ड की ग्रोथ हो सकती है, और ग्लास क्लोजर्स में क्या हो सकता है कि वो स्लीप होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन प्लास्टिक कंटेनर जो है वो नाउअडेज बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो स्लीप नहीं होते, वो अच्छे से फिट बैठते हैं कंटेनर की माउथ में, और उसमें जो मोल्ड की ग्रोथ का जो इशू हमने देखा था कॉक में, वो नहीं होता। और प्लास्टिक जो होते हैं वो बहुत सारी साइजेस में अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी शेप्स में अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ उनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, लाइट वेट होते हैं बहुत, और ग्लास की तरह ब्रेक भी नहीं होते, अनब्रेकेबल होते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक के क्लोजर्स अभी बहुत पॉपुलर है। प्लास्टिक क्लोजर्स जो होते हैं वो ऐसे ही यूज़ नहीं किए जाते। जो एक्सट्रैक्टेबल मैटर होता है उसकी टेस्ट की जाती है। जो एक्सट्रैक्टेबल मैटर प्लास्टिक में प्रेजेंट होता है, तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं वो हमारे प्रोडक्ट में लीच तो नहीं होंगे, कहीं वो हमारे कंटेनर की जो प्रोडक्ट है उसके साथ इनकम्पैटिबिलिटी तो शो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले चेक करनी पड़ती है, टेस्ट करनी पड़ती है, तभी हम वो प्लास्टिक मटेरियल हमारे प्रोडक्ट के साथ मतलब यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर में उसे एज अ क्लोजर यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर्स कैनॉट हाउएवर बी मेड पिल्फर प्रूफ अनलेस अ मेटल सील इज एम्प्लॉयड।
तो ये जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो पेपर प्रूफ बनाए नहीं जाते जब तक कि एक मेटल सील उसमें एम्प्लॉय नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज मेटल। मेटल क्लोजर्स आर इन कॉमन यूज दिस डेज। बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाने वाले क्लोजर्स होते हैं मेटल के, और ये जो क्लोजर्स होते हैं ये टीन प्लेट से या फिर एल्यूमिनियम मेटल से बनाए जाते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम के क्लोजर होते हैं वो टीन प्लेट से बनाए हुए क्लोजर से ज़्यादा प्रेफर होते हैं, क्योंकि उनकी जो डक्टेबिलिटी होती है और जो ईज़ होता है कन्वर्जन का, जो हम डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं उस मटेरियल को, वो बहुत ही मतलब एडवांटेजियस है। और ये जो टियर ऑफ क्लोजर्स होते हैं वो हम बहुत ही इजीली बना सकते हैं, और मेटल क्लोजर्स जो होते हैं वो पेपर प्रूफ होते हैं। जो हम लाइनर होते हैं ना, तो उसका यूज़ करके हम उसे पेपर प्रूफ बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रबर। रबर इज यूज्ड मेनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर मींट फॉर वायल्स। तो रबर क्लोजर जो होते हैं वो स्पेशली वायल्स के क्लोजर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, या फिर जो ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल्स होती है या फिर ड्रॉपिंग बॉटल्स होती है, उसके लिए हम रबर के क्लोजर्स यूज़ कर सकते हैं। रबर वेदर natural or synthetic must possess the following properties in order to be used in pharmaceutical industry। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई भी रबर मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो नेचुरल हो सिंथेटिक हो, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट शुड बी सॉफ्ट। सॉफ्ट होना चाहिए जो भी हम रबर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर रबर मटेरियल हार्ड रहा तो जो हम निडल इंसर्ट करने वाले होते हैं वायल्स से या फिर ट्रांसफ्यूजन बॉटल से, तो वो नहीं होगा, निडल टूट जाएगी, फिर भी निडल इंसर्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो भी रबर मटेरियल हम वायल्स और ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल्स के क्लोजर के तौर पे यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। इट शुड बी क्वाइट इलास्टिक, थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मेडिकामेंट, जो भी हम मेडिकामेंट कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं उसे हमारे रबर क्लोजर ने एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। इट शुड विथस्टैंड द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एन ऑटोक्लेव। अब जो भी पैरेंटल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि हम वायल्स में स्टोर करते हैं, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड बॉटल में स्टोर करते हैं, वो होते हैं पैरेंटल प्रोडक्ट। पैरेंटल प्रोडक्ट मीन्स अदर दैन ओरल रूट, जो हम इंजेक्शन के तौर पे देते हैं। तो ऐसे जो प्रिपरेशन होते हैं वो हमें स्टेरिलाइज करने पड़ते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेव में हमें उसे कुछ प्रेशर पे और कुछ टाइम के लिए हमें उसमें रखना पड़ता है, और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब हम स्टेरिलाइजेशन के लिए वो कंटेनर रख दे अलॉन्ग विथ इट्स कैप, जो रबर की बनाई होती है, तो उस रबर ने मेल्ट नहीं होना चाहिए उस टेम्परेचर पे, ऑटोक्लेव के टेम्परेचर पे उसने विथस्टैंड करना चाहिए, मेल्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उसने टेम्परेचर एंड प्रेशर को विथस्टैंड करना चाहिए। इट शुड बी कंपैटिबल विद द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। उसी के साथ साथ जो भी हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन उस कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अनस्टेबिलिटी शो नहीं करनी चाहिए, कुछ और ही केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। सिक्स्थ इज, इट शुड फुलफिल ऑल द स्टैंडर्ड्स विच आर लेड डाउन बाय द फार्माकोपिया। जो भी फार्माकोपिया में स्टैंडर्ड्स है उसने उसको पास करना चाहिए, तभी हम उसमें क्लोजर बना सकते हैं उस रबर का, अदरवाइज नहीं बना सकते। इट शुड बी इम्परमिएबल टू मॉइस्चर एंड एयर। जो भी हम रबर क्लोजर यूज़ कर रहे हैं वो मॉइस्चर एंड एयर के लिए इम्परमिएबल होना चाहिए। इम्परमिएबल नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है या फिर एयर में जो गैसेस होते हैं वो रबर से परमिट होकर हमारे प्रिपरेशन में एंटर करेंगे और हमारे प्रिपरेशन को ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए मॉइस्चर एंड एयर के लिए इम्परमेबिलिटी भी होनी चाहिए रबर क्लोजर में। एंड इट शुड रिलीज ओनली निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। और जो रबर होते हैं वो क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जो होते हैं उसे रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो रिलीज़ करने की प्रॉपर्टी होती है उनकी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में उन्होंने अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करने चाहिए या फिर रिलीज़ करने चाहिए। वो जो अमाउंट होती है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए, रिलीज़ नहीं करनी चाहिए। And in the natural rubber, which is the latex of Havia brasiliensis,
द फॉलोइंग एडिटिव्स आर एडेड टू चेंज इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो नेचुरल रबर होते हैं जैसे कि लेटेक्स ऑफ हेविया ब्राजीलियंसिस, तो उसमें कुछ एडिटिव्स यूज़ किए जाते हैं जिससे उस रबर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो चेंज होती है। तो कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम इस हेविया ब्राजीलियंसिस में यूज़ कर सकते हैं? तो कुछ एक्टिवेटर्स हम यूज़ करते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड, स्टेरिक एसिड एंड जिंक स्टेरेट। कुछ फिल्टर्स होते हैं जैसे कि एस्बेस्टॉस फिल्टर, कार्बन ब्लैक फिल्टर एंड कैल्शियम कार्बोनेट फिल्टर। कुछ वल्कनाइजिंग एजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर। एक्सेलरेटर्स होते हैं जैसे कि थायाजोल। लुब्रिकेंट भी ऐड करते हैं, टाल्क एंड जिंक स्टेरेट। ये जो है वो है एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट्स। एंड कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं जैसे कि ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड ऑफ एंटीमनी, कैडमियम एंड आयरन। कुछ सॉफ्टनर्स भी ऐड करते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए रबर मटेरियल में, जैसे कि मिनरल ऑयल्स एंड पाइन ऑयल। तो इस टाइप के इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो बिफोर यूजिंग द रबर क्लोजर, द टेस्ट सच एज एक्सट्रैक्टिव टेस्ट, परमेबिलिटी टेस्ट, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, फ्रैगमेंटेशन टेस्ट एंड टेस्ट फॉर पेनिट्रेबिलिटी फोर्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। अब तक हमने देखा कि रबर किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर नेचुरल रबर है तो उसमें भी कुछ हम एडिटिव्स ऐड करके रबर बनाते हैं, लेकिन ये जो रबर क्लोजर्स होते हैं उसे यूज़ करने से पहले हमें सारे टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं कि उसका एक्सट्रैक्शन कैसा है, एक्सट्रैक्टिव टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ती है, परमेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करती है, क्या सच में उसमें से मॉइस्चर एंड एयर पास होते हैं या फिर नहीं होते हैं। उसके बाद क्या वो रबर क्लोजर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल है या फिर नहीं है, क्या उस रबर के फ्रैगमेंटेशन होता है। ये सारी टेस्ट करके या फिर पेनिट्रेबिलिटी जो टेस्ट होती है वो भी टेस्ट की जाती है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि ये जो रबर मटेरियल है वो यूज़ करने के लायक है भी या नहीं। अगर ये सारे टेस्ट पास करता है तब भी हम वो रबर क्लोजर हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कंटेनर को क्लोज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तब तक नहीं यूज़ कर सकते। तो ये तो हमने जान लिया क्लोजर्स के बारे में। क्लोजर्स क्या होते हैं ये हमने देखा, कौन कौन से टाइप के क्लोजर्स होते हैं ये देखा, और क्लोजर को किस तरह से बनाया जाता है जैसे कि कैप, वैड, लाइनर किस तरह से प्लेस किए जाते हैं, और उसके बाद में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं क्लोजर बनाने में, ये हमने देखा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।